जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय हर तरफ पुष्पा के बारे में बातें चल रही हैं। पुष्पा में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, किस तरह से उसने कमाई करी, किस तरह से उसके एक्टर्स ने काम किया है, आगे उसके प्रोजेक्शन क्या है, साउथ इंडियन सिनेमा को उसने कैसे बदला है, बॉलीवुड को लेकर क्या चैलेंज उसने पेश किए हैं। इन सभी चीज़ों के ऊपर बातचीत चल रही है। लेकिन जो एक मेन बात है, जितने भी लोगों ने इसको देखा है वो सभी ये समझना चाहते हैं कि आखिर ये जो कहानी है, जो पुष्पा की कहानी है, वो आखिर किस मैटर के आसपास घूम रही है, और जो जो जिस लकड़ी को लेकर ये पूरे जिस लकड़ी के तस्करी को लेकर ये पूरी मूवी बनी हुई है, आखिर वो क्या चीज़ है, क्या कुछ है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर पुष्पा जिस लकड़ी के आसपास अपनी कहानी को घुमाता है, वो लकड़ी आखिर है क्या, जिसके पीछे लोग इतने पागल हुए बैठे हैं। अगर आपने अल्लू अर्जुन की हालिया सुपरहिट फिल्म पुष्पा देखी होगी, तो आपको पता होगा कि ये फिल्म रक्त चंदन की लकड़ियों के तस्करी, मतलब कि रेड सेंडर्स की जो लकड़ियां होती है उसकी स्मगलिंग के इर्द गिर्द घूमती है। बताया गया है कि कैसे आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में इसे पाया जाता है और ये करोड़ों में बिकता है। इसे काट कर लाने में काफ़ी मेहनत लगती है। इसमें दिखाया जाता है कि कैसे तरह तरह तिकड़म आजम करके तस्कर इसे भारत से बाहर ले जाने की बेचते हैं। इसमें पूरा का पूरा सिंडिकेट लगा हुआ होता है, जिसमें नेता से लेकर माफिया और कारोबारी तक सब शामिल होते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने रेड सैंडर्स, मतलब कि रक्तचंदन को विलुप्त होने की कगार पर खड़ी प्रजाति में रखा है। ये पूर्वी घाटों, मतलब कि भारत का पूर्वी तटवर्तीय क्षेत्र में एक सीमित क्षेत्र में ही अब बचा है। 2018 में इसे लगभग विलुप्त होने के खतरे वाली श्रेणी में IUCN ने रखा था। पिछली 3 पीढ़ियों से इसकी संख्या में 50 से 80% तक की गिरावट सामने आई है। काफ़ी ज़्यादा काटे जाने के कारण ये अब दुनिया भर में मौजूद पेड़ों का 5% ही बचा है। असल में इस फिल्म में जो भी कुछ दिखाया गया है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा की वो दशकों से सच्चाई रही है। चंदन की तस्करी से हमारे दिमाग में पहला नाम खुकार डाकू वीरप्पन का आता है, लेकिन उसके मारे जाने के बाद भी ये रुका नहीं है। चंदन में 2 प्रकार प्रमुख होते हैं, लाल लकड़ियों वाले और सफ़ेद। पूजा पाठ के लिए भी इसका उपयोग होता है। जहाँ रक्त चंदन का उपयोग शैव और शांत संप्रदाय द्वारा किया जाता है, और वैष्णव समाज सफ़ेद चंदन का प्रयोग करता है। एक और बात जो यहाँ पर जानने लायक है वो ये है कि रक्त चंदन की लकड़ी लाल और आकर्षक दिखती है, लेकिन इसमें सफ़ेद चंदन की तरह सुगंध नहीं होती। विज्ञान इसे टेराकॉप्स सेंटनस कहता है। सामान्यतः इसके उपयोग इत्र और हवन पूजन के लिए किया जाता है, जिसके लिए सफ़ेद चंदन विख्यात है। लेकिन सौंदर्य प्रसाधन और वाइन की इंडस्ट्री में इसकी बड़ी मांग है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3,000 रुपये प्रति किलो से इसके मूल्य की शुरुआत होती है। भारत में इसे काटने और इसकी तस्करी करने पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद अवैध रूप से इसकी खरीद और बिक्री होती है। इसके लिए रेड सैंडर्स एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जिसने अकेले 2021 में ही इसकी 508 करोड़ रुपए की लकड़ियां जब्त करी हैं। RSASTF का कहना है कि पिछले साल इसकी तस्करी से जुड़े 117 मामले दर्ज किए गए थे और 342 तस्कर गिरफ्तार हुए थे। अब इसकी तस्करी रोकने के लिए टास्क फोर्स को सैटेलाइट फोन्स दिए जा रहे हैं, ताकि जंगलों में उन्हें संचार व्यवस्था में दिक्कत ना हो। रक्तचंदन के पेड़ मुख्य रूप से शेषचलम के जंगलों में पाए जाते हैं, जो आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु से सटे चित्तूर, कड़पा, कुर्नूल और नेल्लोर नामक 4 जिलों में फैला हुआ है। ये जंगल 5 लाख वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है। रक्तचंदन के पेड़ की ऊंचाई 8 से 11 मीटर तक हो सकती है। इसके पेड़ धीरे धीरे विकसित होते हैं, इसलिए लकड़ियों का घनत्व भी अधिक होता है। इसलिए ये पानी में तेजी से डूबता है, और ऐसे ही इसकी पहचान भी होती है। चीन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात में इसकी खासी मांग है। चीन में जब मिंग राजवंश का शासन हुआ करता था, तब वहाँ के लोग इन लकड़ियों के दीवाने हुआ करते थे। 14वीं से 17वीं शताब्दी तक के इस काल में इसके बने फर्नीचर की चीन में काफ़ी मांग थी। वहाँ के रक्तचंदन संग्रहालय में अब भी इन लकड़ियों से बनी कलाकृतियाँ रखी हुई हैं। इसी तरह जापान में शादी के दौरान उपहार में दिए जाने वाले एक वाद्य यंत्र के लिए रक्तचंदन की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है, लेकिन समय के साथ ही ये परंपरा अब काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। इसे भारत का लाल सोना भी कहा जाता है, जिसकी वजह से दक्षिण भारतीय राज्यों में कई बार हिंसा भी देखने को मिलती है। इसके कई औषधीय गुण भी होते हैं। शराब और कॉस्मेटिक्स के कारोबार में लोकप्रिय इन लकड़ियों वाले रक्तचंदन के पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेवारी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत भी भारत सरकार की ही है। दुनिया में और कहीं ये नहीं मिलता है। इसकी तस्करी पर 11 साल तक की जेल का प्रावधान है। 2015 में एक एनकाउंटर में 20 तस्कर मारे गए थे। आखिर में जान लीजिए कि असल में पुष्पा में रक्तचंदन की तस्करी को दिखाने के लिए नकली लकड़ियों का प्रयोग किया गया था। 500 से लेकर 1500 तक लोगों के साथ कई दिनों तक जंगल में इस फिल्म की शूटिंग की गई। फोम और फाइबर से रक्तचंदन की नकली लकड़ियों का निर्माण किया गया। फिल्म के आर्ट डिपार्टमेंट ने इसके लिए एक फैक्ट्री ही स्थापित कर डाली थी। एक बार तो पुलिस तक चमका गई थी और क्रू को पूरी जांच के बाद जाने दिया था। इन नकली लकड़ियों को शूटिंग के लिए जंगल ले जाना होता था और वापस लाना होता था, तो ऑब्वियस सी बात है कन्फ्यूजन पैदा होना तो लाजमी सी बात थी। लेकिन सभी चीज़ों के बीच में जो ये सब फैक्ट्स वाली बातें हैं, ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रही हैं। तो ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि भैया जिस रक्तचंदन की मूवी को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, वो रक्तचंदन था क्या। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।